Hello champions, welcome to Sadhana Visa Academy's current affairs session. Let's begin the journey from awareness to achievement. आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखते हुए चलेंगे कि आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में क्या खास है। आज के हमारे ज्ञान के महासंकल्प में हमें देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट, उसके बाद देखेंगे नेशनल पार्क, हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के कौन कौन से कंट्रीज हैं। इसके बाद देखेंगे हम कुछ रिवर्स जैसे कि सिंधु नदी समझौता हुआ और हमारी गंगा नदी हुई। इसके बाद देखेंगे द हिंदू की जितने भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, और उसके बाद देखेंगे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फॉर्म में जो कि हमारे लास्ट वीक के होंगे, हमारा रिवीजन होगा, तो उसे देखते हुए चलेंगे जो हमारे प्रीवियस होंगे। आइए देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट। मैंने आपको बताया था कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से पड़ते हैं। सबसे पहले अगर अपने मैप में आप देखोगे वेस्ट में, तो वेस्ट में आपको 2 कॉन्टिनेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो नॉर्थ अमेरिका, और साउथ में देखोगे तो साउथ अमेरिका। तो यहां पर कौन सा हुआ? ये हुआ नॉर्थ अमेरिका और ये हुआ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको 2 कॉन्टिनेंट और देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यूरोप देखने को मिलेगा, फिर देखने को मिलेगा अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के ही अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एशिया। एशिया में ही आप जानेंगे कि हमारा प्यारा भारत स्थित है एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया के ही अगर आप देखेंगे ईस्ट साउथ में तो आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और सबसे साउथ में आपको अटलांटिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। कौन सा? अटलांटिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप कुछ ओशन देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ईस्ट वेस्ट में पैसिफिक ओशियन। ईस्ट में देखोगे अटलांटिक ओशन, ऊपर अगर आपको देखने को मिलेगा साउथ में तो आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। अगर आप आएंगे एशिया के साउथ में तो आपको इंडियन देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन, और यहीं पर आपको सबसे साउथ में देखने को मिलेगा सदर्न ओशियन। कौन सा? सदर्न ओशियन। इसी के साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा और ओशिना सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ हमारा वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया 7 कॉन्टिनेंट। चलते हैं नेशनल पार्क पर। हमारे नेशनल पार्क सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं। जिसने ये पहले क्लास कर ली है, मींस जिसने नेशनल पार्क पहले पढ़ लिए हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका फिर से वो क्या होगा, वो लर्न कर लेंगे। क्या होगा कि जब आप सिर्फ इसे 1 या 2 बार क्लास को अगर देख लोगे, उसी से आपको ये सब कुछ उंगलियों पर याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनिंग के लिए ये वीडियो देखनी है। जैसे ही आप देखेंगे डेली डेली क्लास को देखते हुए चलेंगे तो खुद पे खुद आपको ये लर्न होती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लद्दाख में कौन सा हमारा नेशनल पार्क पड़ता है। तो लद्दाख में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, वो है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। अगर आप देखेंगे लद्दाख के बाद आएगा हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको 4 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले सिटी फॉरेस्ट जो कि सलीम अली नेशनल पार्क है। इसके बाद आप देखेंगे काजीनाग, दाचिंगम, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क है। तो कौन कौन से? तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट, दाचिंगम, किश्तवाड़ और काजीनाग नेशनल पार्क। इसके बाद यहीं पर पड़ेगा आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पास कौन सा हमारा स्टेट है? तो वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के? तो आप देखेंगे ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा, इंद्रकीला और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्रकीला, खीरगंगा और हमारा है सिम्बलबारा नेशनल पार्क। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जिसमें है जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसी के बाद में नंदा देवी। कौन कौन सी हैं? तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स। ये हुए नेशनल पार्क। अब इसी में अगर आप देखेंगे उत्तराखंड किससे काट कर बनाया गया था? उत्तर प्रदेश से काटकर। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको सिर्फ एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और वो कौन सा देखने को मिलेगा? तो वो है दुधवा नेशनल पार्क। इसी के यूपी के पास में आपको बिहार देखने को मिलेगा, और बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा? वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये हुए
आइए अब थोड़ा चलते हैं वेस्ट में। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको हरियाणा और पंजाब देखने को मिलेगा। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन हरियाणा में दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? कालेसर और सुल्तानपुर। कौन सा है? कालेसर और सुल्तानपुर। हरियाणा के ही पास में आपको राजस्थान और गुजरात देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे वेस्ट के हमारे स्टेट हैं। तो राजस्थान और गुजरात में देखेंगे, राजस्थान में आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। मुकंदरा हिल डिजर्ट, कालडो और रणथंबोर सरिस्का नेशनल पार्क। कौन कौन से? तो मुकंदर हिल डिजर्ट, कालडियो, रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क। इसी के बाद आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे 4 नेशनल पार्क। कौन कौन सा? वंसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरीन नेशनल पार्क। कौन कौन से? वांसदा, ब्लैक बक, गिर और मैरीन नेशनल पार्क। ये हुए हमारे राजस्थान और गुजरात के नेशनल पार्क। इसके बाद आप देखेंगे हमारा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से काफी नेशनल पार्क पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भी नेशनल पार्क है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आपको 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। आप एक फ्लो में लर्न करना, जैसे मैं आपको फ्लो में पढ़ा रही हूँ, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा हुआ सिटी फोरेस्ट, दाचिंगम, काजीना, किश्तवाड़। इसी के बाद में जैसे हमने हिमाचल प्रदेश का पढ़ा, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीरगंगा, इंद्रकीला, सिम्बरबाला। इस तरह से याद करेंगे तो ये हमें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और जब एक लय में याद करते हैं ना, तो आपको एक स्टेट का नाम याद आते के साथ ही आप उसी लय में पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे उत्तराखंड का है जिम कार्बोट, गंगोत्री, गोविंदा, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसी के साथ में राजा जी। तो ये हमारे हो गए उत्तराखंड के। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ये आप कितना, जब जैसे कि ये हमारी सीरीज चलेगी 15 दिन तक, 15 दिन में आपको ये उंगलियों पर याद हो जाएंगे और आप फटाफट बता पाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। कभी भी अगर हमारा जीएसजीके का एग्जाम में आता है कुछ भी, तो उसमें हमारे नेशनल पार्क कोई ना कोई जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें याद कर कर जरूर जाएं। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर आपको देखने को मिलेगा तो बांधवगढ़, फोसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, देनिसोर और कूनो। कौन कौन से? एक बार फिर से देखेंगे। बांधवगढ़, फोसिल, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, दिनासोर और कूनो। ये हमारे नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। आज के लिए हम इतने ही रखेंगे क्योंकि हमने 6-7 स्टेट को कवर कर लिया है। कल हम सारे देखेंगे, हमारे जो ईस्ट के हमारे स्टेट हैं उन्हें सबको कवर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने आपको 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाया था। 7 कॉन्टिनेंट में हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इनके हम देश देखते हैं क्योंकि इनमें थोड़े कम देश हैं तो इन्हें हम याद कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सेंट्रल अमेरिका में अगर आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे आपको कौन कौन से देश, तो देखिए सबसे पहले आप मैक्सिको को देखेंगे। मैक्सिको के ऊपर अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट और फिर कनाडा आपको देखने को मिलेगा। कनाडा से अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो फिर आपको अलास्का देखने को मिलेगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। तो अलास्का कहां पर स्थित है? तो आप देखेंगे अलास्का यहां पर स्थित है। अब चलते हैं हम कहां पर? हमारे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश है? तो साउथ अमेरिका में अगर आप देखना चाहें तो साउथ अमेरिका में सबसे साउथ में अगर आप देखेंगे तो आपको 2 देश देखने को मिलेंगे, जो है अर्जेंटीना और चिली। दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हुए, जो अर्जेंटीना है इसकी बाउंड्री पर, वेस्ट की बाउंड्री पर आपको चिली देश देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये बाउंड्री पर आपको देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं, ये कौन से हैं? तो ये है चिली देश। कौन सा है? चिली देश है। ये काफी इंपोर्टेंट भी है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण देश है, काफी शक्तिशाली देश है। यहाँ पे आपको लिथियम के भंडार देखने को मिलेंगे और काफी यहाँ पर चीजें पाई जाती है, काफी अयस्क पाए जाते हैं। फिर देखते हैं अर्जेंटीना। तो ये आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना और चिली देश के ऊपर अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जैसे कि आपको देखने को मिलेगा उरुग्वे, यहाँ पे देखने को मिलेगा पराग्वे, बोलिविया, पेरू से ऊपर आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा। ये हुआ इक्वाडोर। इसके ऊपर आपको कोलंबिया, वेनेजुला और फिर 3 देश आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। गुआना, ये हुआ गुआना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूरीनाम और ये हुआ फ्रेंच गुआना। अब सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ब्राजील कॉफी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कॉफी पाई जाती है। साथ ही आपको पता होगा कि यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट
के 60% जो भाग है वो कहाँ पर है, वो ब्राजील में है। अमेज़न को पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। तो क्या अमेज़न जो फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट का 60% कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है ब्राजील में। आइए देखते हैं अब हमारे जो सेंटर के देश हैं, अब उन्हें देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े देश है, जैसे कनाडा हुआ, उसकी राजधानी ओटावा हुई। मैंने पढ़ा है यूनाइटेड स्टेट, उसकी जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। अब देखेंगे मैक्सिको, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, ये इसकी कैपिटल है। देखते हैं हमारे जो सेंट्रल अमेरिका है उसके कौन कौन से देश हैं और उनकी साथ में राजधानी भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में देश की राजधानी पूछी जाती है। आपको जहां जो जो पोर्शन हम कवर करते हुए चल रहे हैं उनकी राजधानी भी आप साथ के साथ कवर करके चलोगे तो आपको याद करने में इजी होगा, और काफी जो एरिया है उसे भी आप कवर करते हुए चलोगे। सबसे पहले बेलीज है, बेलीज की जो राजधानी है वो है बेलमोपन। इसके बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोसे। फिर देखेंगे एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर, क्या है, सैन सल्वाडोर। इसके बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। इसके बाद देखेंगे होंडुरस, होंडुरस की राजधानी है टेगुसिगाल्पा। निकारागुआ की राजधानी देखोगे तो मानागुआ, और नीचे आपको आएगी पैनामा, तो पैनामा सिटी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे कैरेबियन सी हैं, कैरेबियन द्वीप राष्ट्र है, उन्हें देखेंगे कि कैरेबियन में कौन कौन से हमारे देश पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा आता है एंटीगुआ और बारबुडा। कौन सा, एंटीगुआ और बारबुडा। इसकी राजधानी क्या है, तो वो है सेंट जोन्स। कौन सी है, सेंट जोन्स। इसके बाद देखेंगे बहामास, बहामास की राजधानी है नासाउ। इसके बाद देखोगे बारबोडास, बारबोडास की राजधानी है ब्रिज टाउन। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना। डोमिनिका, डोमिनिका की है रोंजो। डोमिनिकन गणराज्य, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो। इसके बाद आएगा ग्रेनेडा, इसकी राजधानी है सेंट जॉर्जेस। हेती, हेती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। जैमेका, जैमेका की राजधानी है किंगस्टन। इसके बाद देखेंगे सेंट किट्स एंड नेविस, इसकी राजधानी है बासेटेरे। सेंट लूसिया की राजधानी है कास्तीस। इसके बाद देखेंगे सेंट विसेंट एंड द ग्रेडाइंस, इसकी राजधानी आपको किंग्सटाउन देखने को मिलेगी। त्रिनाद और टोबैगो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये हमारे देश हुए जो कि कैबिनियन हमारे द्वीप हैं, उस पर स्थित जो देश हैं। अब चलते हैं भारत पर। भारत में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन्हें देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती है, भारत का वो भाग जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीपीय पार्ट कहते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला हमारा पार्ट होता है। तो कौन कौन सी पेनिसुला रिवर है, ये जो हमारा पार्ट है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर कौन कौन सी पेनिसुल हमारी प्रायद्वीपीय रिवर है, पेनिसुलर हमारी रिवर्स हैं जो हमारी गिरती हैं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी हैं, तो आपको देखने को मिलेगी लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, श्रावती, भरतपुंजा, पेरियार और पुंबा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, जिसने पहली बार देख रहा है वो आराम से इन्हें याद करे। सबसे पहले देखने को मिलती है आपको साबरमती नदी, कौन सी, लूनी नदी, सॉरी लूनी नदी। लूनी के बाद साबरमती नदी, फिर आपको माही नदी देखने को मिलेगी। माही नदी जो हमारी ये वाली नदी है, ये हमारी माही नदी है, ये है हमारी साबरमती और ये है हमारी लूनी नदी। नीचे आपको दो नदी देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी नर्मदा नदी और दूसरी है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी देखने को मिलेगी। फिर दो नदी और देखने को मिलेगी, मांडवी और जुआरी। कौन सी, मांडवी और जुआरी एक दूसरे के पैरेलल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आपको ताप्ती और नर्मदा भी एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलेगी। मांडवी और जुआरी के बाद आपको श्रावती, भरतपुंजा और पेरियार, ये तीनों नदियां भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी श्रावती, भरतपुंजा, पेरियार, और इधर आपको देखने को मिलेगी ये नदी जो है ये है पुंबा नदी। तो ये हुई जो नदी अरब सागर में गिरती हैं। 11 हमारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं। तो इधर आप देखोगे कि जो दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई, ये जो नदियां हैं ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अब आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियां जो कि लंबाई में कौन कौन सी बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप देखोगे कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय नदी है जो कि लंबाई में सबसे बड़ी है। उससे छोटी नदी है कृष्णा नदी, फिर देखने को मिलेगी नर्मदा नदी, महानदी और फिर देखने को मिलेगी आपको ताप्ती नदी।
ये हुई हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत के 10 पड़ोसी देश देखेंगे कि कौन कौन से पड़ोसी देश है, तो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। फिर देखोगे आप भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल काठमांडू। श्रीलंका कोलंबो। म्यांमार नाइपिडो। मालदीव माले। बांग्लादेश ढाका। पाकिस्तान इस्लामाबाद। इंडोनेशिया जकार्ता। और आपको देखने को मिली अफगानिस्तान, इसकी राजधानी है काबुल। तो ये हमारे देश हैं, 10 देश हैं जो कि अपनी बाउंड्री, जो हमारे पड़ोसी देश है। बाउंड्री शेयर कौन कौन से देश करते हैं, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान, जो कि बाउंड्री शेयर करता है भारत से। इधर आप थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का देखेंगे, जो कि सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसके बाद आपको चाइना देखने को मिलेगा, नेपाल देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा, इधर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ये देश हैं हमारे जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं भारत से। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कुछ देश है जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, जैसे कि आपको म्यांमार देखने को मिलेगा और श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये हुए हमारे देश। इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कुछ नदियां, भारत की कुछ नदियां, जैसे कि आप गंगा देखेंगे। मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियां बता दी हैं। आज हम देखेंगे जो हमारी नॉर्थ की 6 नदियां हैं जो कि सिंधु नदी समझौता के तहत बांटी गई थी, तो उन्हें देखेंगे और गंगा रिवर को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारी 6 नदियां। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान को 3 नदियां दी गई, भारत को भी 3 नदियां दी गई कि 3 नदी का पानी भारत यूज करेगा और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा सिंधु नदी समझौते के तहत। कैसे? तो आप देखोगे कि यहां आपको देखने को मिलेगी इंडस नदी, जो कि सिंधु नदी है, चाइना से होती हुई भारत से निकलती हुई और यहां से ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एंट्री करी। पाकिस्तान में एंट्री करी, इसके बाद झेलम भारत से होती हुई कहां को जाती है? पाकिस्तान में गुजरती है। इसके बाद ये आपको चेनाब नदी देखने को मिली, ये भी कहां पर जाती है? पाकिस्तान में जाती है। तो इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया। इसका बहता हुआ पानी भारत यूज कर सकता है, लेकिन इस पर कोई भी बांध या फिर कोई भी नहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ बहते हुए पानी को ही यूज कर सकता है। कोई भी पानी को रुकावट पैदा नहीं करेगा। ये इस समझौते में किया गया था। आगे की जो 3 नदियां हैं नीचे की, जो यहाँ पे हुई हमारी कौन कौन सी नदियां? ये रावी नदी हुई, इधर ब्यास नदी हुई और इधर सतलुज नदी हुई। ये 3 नदियां ये भारत के हिस्से आई। इन तीनों नदियों पर भारत डैम भी बना सकता है, नहरें निकाल सकता है, इस पर वो कुछ भी कर सकता है। तो ये 3 हिस्से आई थी। किसके हिस्से में? भारत के हिस्से में। ये जो सिंधु नदी समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? तो सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 में। कब? 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ था। समझौता हुआ था 1960 में। और किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और हमारे यहाँ के पीएम कौन थे उस टाइम पर? तो वो पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू यहाँ के हमारे पीएम थे। उस टाइम पर ये किया गया था 1960 में। कब किया गया था? 1960 में ये समझौता किया गया था। ये जाना हमने। नेक्स्ट चलते हैं हमारी गंगा रिवर पर कि गंगा रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो थोड़ा देखेंगे उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये ऊपर की हमने पढ़ ही लिया है, जो 6 नदियां हैं। अब हम गंगा की सहायक नदियां को देखेंगे। मैंने इस पर एक क्लास भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो भागीरथी के नाम से कहलाई जाती है, पुकारी जाती है। जब निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो निकलती है भागीरथी के नाम से। और एक और ग्लेशियर होता है सतोपंथ ग्लेशियर, जिससे निकलती है अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी। जब सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और इधर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो वहां का जो संगम होता है उसे कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से आगे कहलाती है गंगा नदी। आगे क्या कहलाती है? उसका नाम होता है गंगा नदी। उससे पहले जब हमारी अलकनंदा होती है, तो उससे पहले देवप्रयाग से पहले 4 प्रयाग और बनते हैं। कौन कौन से? जब सतोपंथ नदी से अलकनंदा निकलती है तो उसमें ईस्ट से आती है धौली गंगा, और धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर नीचे एक और आती है कि हमारी आती है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी अलकनंदा जहां पर मिलती है वो बनाता है नंद प्रयाग। फिर नीचे और चलेंगे तो आपको पिंडारनी नदी देखने को मिलेगी। पिंडारनी नदी और अलकनंदा जहां पर संगम होता है उसे कहते हैं हम कर्ण प्रयाग।
फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे कि सतोपंत और गंगोत्री ग्लेशियर के बीच से आपको मंदाकिनी नदी देखने को मिलेगी, जो कि केदारनाथ जहां पर स्थित है वहीं से होते हुए आती है। मंदाकिनी नदी और जहां पर अलकनंदा मिलती है वहां पर फिर से एक प्रयाग बनता है और वो बनता है रुद्रप्रयाग। तो हमारे हुए 5 प्रयाग। कौन कौन से? तो आप देखेंगे सबसे पहले अलकनंदा और हमारी धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। धौली गंगा हमारी मिलती है तो हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर मिलता है हमें विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। फिर से हमारा अलकनंदा और फिर मिलती है हमारी नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी जब मिलती है तो यहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा और अलकनंदा के साथ में ही आपको देखने को मिलेगी पिंडारनी नदी, और जब अलकनंदा और पिंडारनी मिलती हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। इसके बाद फिर से अलकनंदा, और अलकनंदा में आपको देखने को मिलती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो दोनों में मिलकर बनता है रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलती है, कौन सी? भागीरथी नदी, तो मिलकर बनता है देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। तो ये हमारे 5 प्रयाग हुए। आई होप आपको याद आ गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो मैंने एक गंगा रिवर, जो हमारी गंगा तंत्र है, उस पर मैंने एक क्लास बनाई हुई है, आप वहां पर उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने वहां पे समझाया हुआ है। ये हुई। अब चलते हैं गंगा नदी को देखते हैं। जब गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली तो ये पहुंची कन्नौज, हरिद्वार से होती कन्नौज पहुंची, और यहाँ पर एक सहायक नदी मिलती है, वो है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सहायक नदी, जो कि सबसे पहले ईस्ट साइड से गंगा नदी की सहायक नदी है, वो है रामगंगा। इसके बाद आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे लखनऊ से पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगी वेस्ट साइड से यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और यमुनोत्री में आपको 3 नदी देखने को मिलेगी। जो यमुना है उसकी 3 सहायक बड़ी नदियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? तो आपको देखने को मिलेगी, एक तो ब्यास नदी है, दूसरी है बेतवा, और तीसरी है कैन नदी। कौन सी है? ब्यास नदी। इसके बाद बेतवा नदी और कैन नदी, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। 3 मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? बेतवा, कैन नदी और ब्यास नदी। ये 3 नदी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारी किसकी है? सहायक नदी यमुना की। यमुना आके मिल गई कहां पर? गंगा में। गंगा में आके मिल गई। जब आगे चली गंगा तो लखनऊ के पास में आपको देखने को मिलेगी गोमती नदी। आप सब जानते हैं गोमती नदी के किनारे पर बसा है हमारा लखनऊ शहर। तो हमारी जो रामगंगा आई थी ईस्ट से, सेकंड आएगी हमारी गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी, जो कि मिलती गंगा में, ये सेकंड सहायक नदी है। फिर आपको देखने को मिलेगी घाघर नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये नदियां नेपाल से होती हुई आती हैं। कौन कौन सी? घाघर नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ये कौन सी हैं? ईस्ट की नदियां हैं। फिर आपको देखने को मिलेगी कि सोन नदी, घाघरा से पहले ईस्ट वेस्ट से आपको देखने को मिलेगी सोन नदी, जो कि सोन नदी मिलती है कहां पर? गंगा में। इसके बाद घाघर देखी, गंडक देखी, कोसी देखी, और फिर चलते हैं लास्ट में आपको देखने को मिलेगी महानदी। जहां पर महानदी मिलती है वहां से गंगा 2 भाग में बट जाती है, 2 पार्ट में बट जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, एक आता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो गंगा आती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है, और जो जाती है बांग्लादेश में उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा के यहाँ का नाम बदल जाते हैं। कौन कौन से? तो एक हो जाती है हुगली नदी और एक पद्मा नदी। हुगली नदी की एक आगे फिर से सहायक नदी बनती है, वो है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। तो ये हुई हमारी गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी सिस्टम। आपने देखा कौन कौन सी? कि आपने देखा कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली तो भागीरथी के नाम से पुकारी गई। जैसे ही वो देवप्रयाग में जाकर, जहां पर देवप्रयाग संगम बना भागीरथी और अलकनंदा का, वहां से फिर वो गंगा के नाम से जानी गई। हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार तक गंगा पहाड़ी इलाकों से आती है, लेकिन हरिद्वार से गंगा मैदानी भाग में एंटर करती है, प्रवेश करती है। फिर जब हरिद्वार से आगे कन्नौज पहुंची तो वहां पर एक नदी का मेल हुआ ईस्ट से, जो थी रामगंगा। फिर थोड़ा आगे चले, ईस्ट में ही आपको देखने को मिली गोमती, जो कि गोमती नदी पर ही बसा हुआ है लखनऊ शहर। इसके जब आगे चले तो फिर से 3 नदियां देखने को मिली, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। फिर आगे अगर आप देखेंगे ईस्ट में ही तो आपको देखने को मिली महानदी। महानदी के मिलते ही गंगा नदी 2 पार्ट में बट गई, एक पद्मा के नाम से और एक हुगली के नाम से जानी गई।
इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि वेस्ट से कौन कौन सी सहायक नदी है, तो एक थी हमारी यमुना नदी, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, यमुना नदी। यमुना नदी, फिर उससे आगे थोड़ा चले तो फिर आई सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। और जब हुगली और पद्मा दो पार्ट में बट गई तो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको हुगली में सहायक नदी देखने को मिली, दामोदर नदी। वहीं मैंने आपको बताया कि यमुना में 3 सहायक नदियां और थी, तब कौन कौन सी? व्यास, बेतवा और कैन नदी। तो ये हुआ हमारा 2 नदी का तंत्र हमने समझा। सबसे इंपॉर्टेंट था गंगा नदी का तंत्र। मैंने आपको 5 प्रयाग भी बताए। थोड़ा आज मैंने ये पहली बार यहाँ पे पढ़ाया है, इससे पहले मैंने अलग क्लास में गंगा जितना भी सिस्टम है, पूरी गंगा जो सारी संरचना है, वो अच्छे से मैंने क्लास में बताई हुई है। आप वहां जाकर भी इसे देख लें और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने करंट अफेयर की न्यूज पर। हमारी फर्स्ट करंट अफेयर की न्यूज है कि एक ड्रग्स को WHO ने क्या किया है? उसे लीगल घोषित किया है। और WHO ने एक दवाई को क्या कहा है? उसे मान्यता दे दी है। अब वो जो हमारी ड्रग्स है वो कौन सी है? तो WHO बैक्स यूज फॉर ऑफ GLP-1 ड्रग्स फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए एक ड्रग्स निकाली गई है जिसे WHO ने मान्यता दे दी है। लेकिन उसने WHO का ये कहना भी है कि आप इस ड्रग्स को इतना भी ना लें कि इस पर ही निर्भर हो जाएं, और मीन्स अपना जैसे कि हम एक हमारा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, उसे छोड़ दो, या फिर जो हम योगा करते हैं उसे छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ये वेट लूज के लिए ड्रग्स हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये हानिकारक भी हो सकती हैं। इसे कंटिन्यू ना लें और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह पर ही इसे उपयोग करें। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि WHO ने वजन कम करने वाली GLP-1 दवाओं के उपयोग को समर्थन दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोकप्रिय वजन कम करने वाली दवा कौन सी है? GLP-1 श्रेणी की दवाओं के उपयोग पर पहली बार वैश्विक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दवाएं मोटापे के इलाज के लिए वयस्कों में इस्तेमाल की जाती हैं। आप सब जानते हैं कि मोटापा एक आम बात हो गई है, हर इंसान में एक बढ़ता जा रहा है, और काफी टेंशन में भी वो लोग रहते हैं जो काफी मोटे हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है कि एक दवा निकाली गई है, प्रकाशित की गई है, लेकिन साथ ही इस दवा को यह भी बोला गया है कि आप सिर्फ उसे डॉक्टर की सलाह पर ही लें। जो आप एक्सरसाइज या फिर योगा करते हैं उसे ना छोड़ें, इस पर निर्भर ना रहें, साथ ही साथ इसके आदी ना बने, जिससे कि आप क्या होता है जब भी हम कोई दवाई लेने स्टार्ट कर दे तो हम उसके आदी हो जाते हैं। तो आपको उससे भी बचना होगा, और इसलिए ये दवा निकाली गई है। इसके उपयोग और साइड इफेक्ट सब कुछ बताए गए हैं। WHO की नई गाइडलाइंस में क्या कहा गया है कि जो GLP दवाएं हैं वयस्कों में उपयोग की जा सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। इसी के साथ इन दवाओं को लंबे समय तक मोटापे के इलाज में उपयोग किया जा सकता है। दवाओं के साथ साथ जो हमारी डाइट है, व्यायाम है, व्यवहार में बदलाव भी लगातार जारी रहने चाहिए। मीन्स हम उन्हें भी साथ के साथ करते रहें। WHO ने कहा है कि सिर्फ दवाएं ही समस्या का हल नहीं है, इसी के साथ लेकिन ये दवाएं लाखों लोगों को वजन कम करने और मोटापे से जुड़ी बीमारियों को घटाने में मदद कर सकती हैं। मोटापा कैसे चुनौती बना हुआ है कि मोटापा दिल की बीमारियों, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी जो हमारे संक्रामक बीमारियों का प्रमुख कारण भी है। ये संक्रामक बीमारियां वाले मरीजों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। जैसे ही मोटापा बढ़ता है, आप जानते हो, डायबिटीज भी बढ़ने लगती है। जैसे ही मोटापा बढ़ता है, बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर बना लेती हैं। तो उसी के लिए मोटापा काफी टेंशन की बात है, इसलिए ये ड्रग्स निकाले गए हैं। ये संक्रामक बीमारी जो संक्रामक बीमारियों वाले मरीजों के लिए भी खतरा बढ़ता है। हाल के वर्षों में मोटापे के उपचार में बदलाव आया है, क्योंकि अब ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो ज्यादा वजन घटाती हैं, मेटाबॉलिक लाभ भी देती हैं। तो ये हुआ हमारी न्यूज की एक जो हमारी कौन सी दवाई है? ये है हमारा GLP-1 जो श्रेणी की दवाई है। इसे WHO ने क्या किया है? इसे उपयोग करने के लिए हमारी मोहर लगा दी है और इसे निकाल दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पर, संचार साथी ऐप। ये जो ऐप है ये भारत गवर्नमेंट ने निकाला है, और इसने क्या कहा है कि जो ये साथी ऐप है, अब जो भी हमारे फोन खरीदे जाएंगे उसमें ये ऐप पहले से ही होगा और आप इसे यूज कर पाएंगे। ये आपकी देखरेख के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके कुछ ये भी जो अपोजिशन है या फिर और लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये ऐप
पहले से ही फ़ोन में होगा तो इससे जो हमारी प्राइवेसी है उसको खतरा हो सकता है, हमारी प्राइवेसी ओपन हो सकती है। तो उसी के लिए बताया गया है कि ये ऐप बनाया तो गया है, जब आप फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें आएगा तो ये ज़रूर, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे एक्टिव करते हैं या डीएक्टिव करते हैं। मीन्स आप उसे एक्टिव करना चाहें तो करें, अदरवाइज़ आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है, बाय चांस आपका फ़ोन खो जाए या फिर हैक हो जाए या कुछ भी ऐसी समस्या आए तो उसे ढूँढा जा सके, इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये कौन-सा है? संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप को फ़ोन से डिलीट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री, जो कि केंद्रीय संचार मंत्री हमारे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग के उस निर्देश का बचाव किया जिसमें मोबाइल कंपनियों को मार्च 2026 से बेचे जाने वाले सभी नए फ़ोनों में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने को कहा गया है। लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस ऐप में कोई जासूसी नहीं होती है, न ही कॉल मॉनिटरिंग की जाती है। यह ऐप केवल लोगों को ठगी और मोबाइल चोरी जैसे बचाने के लिए है। अगर कोई इसे नहीं चाहता तो वो ऐसे फ़ोन से डिलीट किया जा सकता है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया, इस पे काफ़ी खबरें भी आई हुई थी। फिर हमारी जो सरकार है उसने अपनी सफाई दी है कि आप इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हो और आप इसे रख भी सकते हो। इससे आपकी प्राइवेसी पर कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं होगा। चलते हैं, अगर आप ऐप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत कीजिए। यदि आप इसे अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं तो रखिए, अगर हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर दीजिए। उन्होंने बताया कि जैसे फ़ोन में पहले से मौजूद कई ऐप होते हैं, जैसे कि हमारा गूगल मैप आदि को लोग इंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं, वैसे ही संचार साथी ऐप को भी हटाया जा सकता है। गूगल और एप्पल के उदाहरण उन्होंने दिए। कई गूगल ऐप्स फ़ोन से इंस्टॉल नहीं होते, केवल डिसेबल होते हैं, लेकिन मार्केट से डाउनलोड किए गए गूगल या एप्पल ऐप्स हर बार अनुमति मांगते हैं। संचार साथी भी यूज़र की अनुमति के बिना कोई नहीं करेगा, तो ऐसा इसमें दिया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे कि क्या किया गया है, फिर से उस मिसाइल को, जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल होती है, आप सब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल तो हमारी पहले भी है, तो फिर से इसका प्रशिक्षण क्यों किया गया है, तो आइए देखते हैं। डीआरडीओ ने फाइटर जेट के जो एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए तैयार किए गए एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड है वो टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है। यह टेस्ट नियंत्रित गति पर मंगलवार को किया गया था। टेस्ट जो है ये प्रशिक्षण टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़ में किया गया। रेल ट्रैक रॉकेट स्लैड सुविधा का उपयोग करके किया गया था। फाइटर जेट का कैनोपी सुरक्षित तरीके से अलग होता है या नहीं ये देखा गया। इंजेक्शन सीट सही समय पर निकलती है नहीं ये देखा गया। पायलट क्रू को निकालकर पूरी तरह रिकवर किया जा सकता है या नहीं, इसलिए इसका क्या किया गया, प्रशिक्षण किया गया। तो ये हमारी क्या थी, ये स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए तैयार किया गया हमारा क्या था, एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लैड टेस्ट किया गया था। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सफलतापूर्वक हुआ है। उपलब्धि जानेंगे तो यह भारत की फाइटर जेट सुरक्षा सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि भारत अब उच्च स्तरीय इंजेक्शंस और सेफ्टी सिस्टम बनाने में सक्षम है। इससे स्वदेशी जो हमारे लड़ाकू विमानों की सुरक्षा और भरोसेमंदता बढ़ेगी। डीआरडीओ ने स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट इंजेक्शन या फिर एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड टेस्ट किया है। टेस्ट TBRL चंडीगढ़ में रॉकेट स्लैड पर हुआ। मुख्य जांच क्या थी, तो कैनोपी अलग होना, इंजेक्शन सिस्टम और पायलट रिकवरी हेल और जो एडीए ने सहयोग किया है। यह भारत की विमान सुरक्षा प्रणाली में बड़ी प्रगति है। ये हुई आज की हमारी द हिंदू की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब चलते हैं हम हमारी जो प्रीवियस न्यूज है उनका हम देखते हुए चलेंगे कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 नवंबर से प्रारंभ होने वाली यात्रा किस देश के लिए की गई, तो ये की गई थी अंगोला और बोत्सवाना में। कहां पर, अंगोला और बोत्सवाना में। हाल ही में डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए
किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो किसे किया गया? वो किया गया महाराष्ट्र के धुले, कौन सा? महाराष्ट्र रोहिणी ग्राम पंचायत को। किसे? रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि धुले महाराष्ट्र में स्थित है। तो उसे क्या किया गया? डिजिटल सेवा वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है हमारा, हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते के लिए लिविंग ब्रिज ओनर कौन सा है? तो इसे आप याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिविंग ब्रिज ओनर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? ये किया गया है कीर स्टेमर को। किसे? कीर स्टेमर को किया गया है। कीर स्टेमर को यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया? तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। लिविंग ब्रिज या लिविंग ब्रिज ओनर का पुरस्कार कार्यक्रम है जिसे इंडिया बिजनेस ग्रुप नामक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो भारत ब्रिटेन के व्यापार के बीच शिक्षा, निवेश, संस्कृति आदि क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सम्मानित करता है। इस वर्ष 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कीर स्टारमर को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए निष्कर्ष निकालने तथा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका के कारण यह सम्मान मिला है। तो किसे दिया गया? कीर स्टारमर को दिया गया, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बैलून डी और फीमाइन सम्मान किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंटीना बोनमाती को। किसे? एंटीना बोनमाती को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारी न्यूज है कि जो हमारे 28 सितंबर 2025 को जो हमारे अभी 37वें अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं मिथुन मनहास को। किसे? मिथुन मनथास को बनाया गया है। मनहास को बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो आप यहां देखेंगे कि मिथुन मनथास को बीसीसीआई का 37वां, कौन सा? आप याद रखिए, तो कौन से नंबर के? ये है 37वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने इस पद को 28 सितंबर 2025 को एजीएम वार्षिक आम बैठक के दौरान ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रोजर बिन्नी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रोजर बिन्नी की जगह ली है जिन्होंने उम्र की सीमा 70 वर्ष के कारण पद को छोड़ा, क्योंकि 70 वर्ष के हो गए थे इसलिए उन्होंने इस पद को छोड़ दिया। और अब कौन बने? तो वो बने हैं मिथुन मनथास। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संकटग्रस्त पर जाति गिद्धों का पहला पैन इंडियन आकलन एवं निगरानी रिपोर्ट जारी किया गया है। इस संदर्भ में प्रश्न है किस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार की जारी की गई है। तो इसके बारे में जो दिया गया है वो है हमारा पहला राज्य स्तरीय गिद्ध सर्वेक्षण की रिपोर्ट, पूरे भारत में गिद्धों का पहला राष्ट्रीय आकलन एवं निगरानी रिपोर्ट, फिर है हमारा थर्ड कि जो गिद्धों की उपनिवेश पर आधारित रिपोर्ट है, और फोर्थ है गिद्धों के भोजन श्रृंखला के शोध रिपोर्ट। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? तो ये हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा दिया गया है वो है हमारा पैन इंडिया, जो हमारे गिद्धों के पूरे भारत में गिद्धों का पहला राष्ट्रीय आकलन एवं निगरानी रिपोर्ट है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जो डिटेल्स हैं हमारी WII ने पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए रखा है वल्चर शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस सर्वेक्षण के प्रमुख शीर्षकों में पाया गया कि गिद्धों के जो इतिहास संबंध घोंसले लगाने वाली जगहों में लगभग 70% की गिरावट आई है। यह सर्वेक्षण भारत में गिद्धों के प्रकारों की स्थिति और उनके आवास प्रवास खतरे की पहचान के लिए पहला व्यापक प्रयास है। रिपोर्ट जारी करते समय जो WII है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे क्या क्या है फ्लैगशिप कदम करार दिया है ताकि गिद्ध संरक्षण कार्य तेज हो सके। जब भी हमारा कोई रेड लिस्ट में रखा जाता है तो वो देखा जाता है कि वो विलुप्त होने की कंडीशन में जो गिद्ध हैं उनकी काफी संख्याएं घटती जा रही हैं, उनको रेड लिस्ट में रखा गया है। इन्हीं लिए इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा गया है। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उन्हें हम काफी उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए काफी खास जो एक प्रबंध किया जाता है जिससे कि उन पर कोई भी खतरा ना हो, जो उनकी बची हुई प्रजातियां उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो इसलिए इनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाता है। चलते हैं हाल ही में स्पेस
किड्स इंडिया द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट जो कि कौन सा है, वायुपुत्र, कब अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण कब किया गया? इसका अनावरण किया गया था हमारा, इसका अनावरण हुआ हमारा, आइए देखते हैं कि स्पेस जो किड्स है चेन्नई स्थित एक एयर स्पेस है, एयर स्पेस एजुकेशन संगठन है जिसने वायुपुत्र नामक इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट विकसित किया है। यह रॉकेट पारंपरिक ठोस ईंधन की जगह बिजली प्रेरित मोटर्स और बैटरी सिस्टम का उपयोग करता है जिससे उत्सर्जन लगभग शून्य के करीब हो सकता है। 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी हुई निकाय हल्की व सटीक होंगी, बिजली में चार्ज होने वाले योग्य और पुनः उपयोग योग्य डिजाइन होंगे, कम ऊंचाई प्रयोग के लिए उपयुक्त किए जाएंगे। एक लॉन्च की बैटरी लगभग जो लागत है वो कितनी होगी? वो होगी 25 रुपए प्रति उड़ान की इसकी लागत होगी। तो ये लॉन्च किया गया कौन सा? वायुपुत्रा, जो हमारे वायुपुत्रा नामक इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट विकसित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज हमारे हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के 93वें वर्षगांठ समारोह के लिए असम के गुवाहाटी में कहां आयोजन किया गया? तो जो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स है इसके लिए जो लॉन्च किया गया वो किया गया है लचित घाट ब्रह्मपुत्र तट पर। कहां पर? लचित घाट ब्रह्मपुत्र तट पर इसे लॉन्च किया गया। कौन सा? 93rd वर्षगांठ समारोह था, कहां पर हुआ? असम के गुवाहाटी में हुआ। कहां पर किया गया? तो ये लचित घाट ब्रह्मपुत्र तट पर किया गया, आयोजित किया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रत्येक वर्ष में 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को आप याद रखेंगे कि कैंसर जागरूकता दिवस बनाया जाता है। कौन सा? कैंसर जागरूकता दिवस बनाया जाता है 7 नवंबर को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि हमारे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, हर साल 7 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आम जनता में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता, शुरुआती जांच और समय पर उपचार के महत्व को फैलाना है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था। 7 नवंबर की तिथि इसीलिए चुनी गई क्योंकि रेडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक मैरी क्यूरी, कौन थी? मैरी क्यूरी का जन्मदिन है जिन्होंने कैंसर उपचार में रेडिएशन थेरेपी के विकास में योगदान किया था। किसने? मैरी क्यूरी ने। किसके लिए? कैंसर उपचार में रेडिएशन थेरेपी के लिए उपचार किया था, विकास में योगदान दिया था, इसीलिए ये बनाया जाता है 7 नवंबर को। और कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वीर नारायण सिंह स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है हमारा कहां पर? छत्तीसगढ़ के नाव रायपुर में। कहां पर? वीर स्मारक। कौन सा? वीर स्मारक किया गया। इसके बारे में देखेंगे कि जो संग्रहालय स्मारक है वीर नारायण सिंह और उनके नेतृत्व में आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई को समर्पित है। यह देश का पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय बनाया गया। ये देश का पहला है, इसीलिए भी आपको याद रखना है क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी कोई पहला आता है तो एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला डिजिटल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का जो संग्रहालय है वो कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया वीर नारायण सिंह के स्मारक के लिए बनाया गया। और इसे कब किसने लॉन्च किया? तो इसे किया गया नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। चलते हैं आगे कि इसमें लगभग लागत कितनी आई? तो वो आई 50 करोड़ की इसमें लागत लगी है। इस संग्रहालय में 14 गैलरी हैं, लगभग 650 प्रतिमा हैं और साथ साथ आदिवासी विद्रोह जैसे कि हलवा क्रांति हुई, सरगुंजा क्रांति आदि को दर्शाते हैं। इस अवसर पर उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने स्मारक परिसर में वृक्षारोपण भी किया और ई बुकलेट आदि शौर्य जारी की है। तो ये हुआ किसके उसमें? वीर नारायण सिंह के उसमें। कहां पर? छत्तीसगढ़ के जनजातीय छत्तीसगढ़ में। और किसके लिए था? तो ये आदिवासी जो स्वतंत्रता है उसकी उनकी स्मारक के लिए, उनकी यादगार के लिए बनाया गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में क्या रिकॉर्ड देखा गया? तो भारत में जो रिकॉर्ड देखा गया वो क्या देखा गया? तो आइए देखते हैं।
कि इसके बारे में 2024 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से भारत में जीवाश्म ईंधन आधारित जो CO2 उत्सर्जन में अनुमानित कितना 4.6% की वृद्धि होगी। इस वृद्धि के कारणों में आर्थिक विकास, ऊर्जा मांग में तेजी और कोयले का बढ़ता उपयोग है। इसी की वजह से ग्रीन हाउस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट की चेतावनी देती है कि इस तरह की वृद्धि से वैश्विक तापमान बढ़ने का जोखिम और बढ़ जाता है। भारत को इस प्रकार की चुनौतियां हैं कि ऊर्जा उत्पादन में उत्सर्जन घने स्रोत, उदाहरण के लिए कोयला का बड़ा हिस्सा है। तेजी से बढ़ती बिजली मांग, उद्योगीकरण व जीवन शैली में बदलाव भी इसका मुख्य कारण है। नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना तेज है, लेकिन उत्सर्जन कम करने वाली चुनौतियां बनी हुई है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसका वैश्विक जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारा। हाल ही में यूरोप यूनियन ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 90% की कमी का लक्ष्य तय किया। इस खबर के अनुसार प्रश्न है कि इस लक्ष्य के तहत सदस्य देशों को कौन से स्तर के घरेलू उत्सर्जन कटौती करना अनिवार्य है। तो ये जो है हमारा, ये है 90% पूरी तरह से घरेलू कटौती करना। इसका क्या है, 90% पूरी तरह से घरेलू कटौती करना। आइए देखते हैं, यूरोपीय संघ ने 2040 तक अपने नेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 की स्तर के मुकाबले 90% कम करने का बंधनकारी लक्ष्य तय किया है। लेकिन इस लक्ष्य में लचीलेपन भी शामिल है। उदाहरण के लिए अगर देखें, सदस्य देशों को अपनी कटौती लक्ष्य का 5% तक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पूरा करने की अनुमति दी गई है। इसके कारण घरेलू कटौती का वास्तविक भार लगभग 85% ही रह जाता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को मिला वैश्विक नए डॉलर मिलीनियर जो वृद्धि के मामले में क्या स्थान मिला है। तो भारत को जो स्थान मिला है कि इसमें मिलीनियर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा है, तो आइए यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 की जानकारी के तहत भारत ने 2024 में लगभग 39,000 नए $10 मिलीनियर को जोड़ा है। इस वृद्धि के आधार पर भारत को विश्व स्तर में चौथा स्थान, माफी चाहेंगे, चौथा स्थान है। यह 3 देश इसके आगे हैं। 3 देश कौन कौन से आगे हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका, चाइना और रशिया। इस संकेत की भारत में संपत्ति सर्जन तथा उच्च संपत्ति वर्ग की संख्या में तेजी आ रही है। हालांकि संपत्ति समानता या माध्यिकीय संपत्ति के सुधार में अकेला मापक नहीं है। रिपोर्ट के अन्य जो मुख्य बिंदु हैं, 2024 में वैश्विक निजी संपत्ति जो है में वृद्धि देखी गई लगभग 4.6% की। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अगर आप देखें, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में प्रति वयस्क औसत संपत्ति अभी भी अमेरिका या यूरोपीय क्षेत्रों में काफी पीछे है। भारत में नए मिलीनियर की संख्या में वृद्धि का कारण मुख्यतः अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति, पूंजी बाजार में वृद्धि, व्यक्तिगत वित्तीय निवेश और उद्यम है सक्रियता में बढ़ोतरी मानी जा रही है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कि भारत में कौन सा नंबर आया, चौथा नंबर आया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने किस तरह की घोषणा की है। तो 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उन्होंने घोषणा की है कि 550 से अधिक जिले जिसमें 36,000 खिलाड़ियों के साथ हॉकी मेले का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं, भारत में हॉकी के 100 वर्ष जो कि 1925 से 2025 पूरे होने के उपलक्ष्य में यह घोषणा की गई है कि यह जश्न 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। इस अवसर पर घोषणा की गई कि देश में हॉकी के 550 से अधिक जिलों में एक साथ 1000 से ज्यादा जो मैच है आयोजित किए जाएंगे और लगभग 36,000 खिलाड़ियों को कार्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। तो ये इसका उपलक्ष्य के लिए रखा गया है। किसके 100 वर्ष पूरे हुए, तो वो हुए हैं किसके, हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 किस प्रकार का कार्यक्रम है। तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, तो ये कब किया गया था, ये 5 से लेकर 7 नवंबर के बीच में किया गया था। 5 से 7 नवंबर के बीच कहां पर हुआ था, चेन्नई में हुआ था।
कहाँ पर? चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में किया गया था। और ये किस तरह का है? तो गेम डेवलपर है। आइए इसके बारे में थोड़ा यहाँ देखते हैं। तो 17वीं संस्करण था। ये संस्करण कौन सा था? तो आप याद रखें 17वीं संस्करण था। 5 से 7 नवंबर 2025 को चेन्नई ट्रेड सेंटर में हुआ। इसे गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। यह भारत तथा दक्षिण एशिया के गेमिंग उद्योग के सबसे बड़े सम्मेलन में से एक माना जाता है। सम्मेलन में 150 प्लस सत्र, इंडी गेम प्रदर्शनी, गेमिंग जो स्टूडियो, पब्लिशर, निवेशक, संपर्क सत्र और वैश्विक गेमिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने इस अवसर पर गेमिंग एक्सीलेशन सेंटर स्थापित करने, कारोबारी की सुविधा बढ़ाने तथा राज्य को गेमिंग इकोसिस्टम हब बनाने की दिशा में कदम उठाए। यह सम्मेलन गेम विकास, कहानी कहने, स्टोरी टेलिंग, प्रौद्योगिकी और पब्लिशिंग, निवेश व नवाचार को बढ़ावा देने का मंच है। विशेष रूप में भारत को वैश्विक गेम बाजार में प्रमुख माना जाता है। ये हुआ हमारा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भौतिकी फिजिक्स का 2024 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनमें से ऐसा यंत्र बनाया गया क्वांटम टनलिंग नामक रहस्यमय भौतिक घटना को प्रदर्शित करता है। तो ये किस किस ने किया था? तो जॉन क्लर्क, मिशेल डेवरी, जॉन मार्टिनिस, इन तीनों को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इन खोजों के लिए सम्मानित किया। तो आप याद रखें कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया किस किस को? जॉन क्लर्क को, मिशेल डेवरी को, जॉन मार्टिनिस को दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसके बारे में थोड़ा आप ये भी देख सकते हैं कि क्यों दिया गया था। तो क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया था। अगर एक कण के सामने कोई दीवार या अवरोध हो, उसे पार करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अगर ऊर्जा कम है तो कण दीवार से टकराकर वापस लौट आता है। लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ के नियम अलग है। कभी कभी कण जो है वो दीवार के पार कर जाते हैं, भले ही उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो या फिर ना। तो ये होता है क्वांटम टनलिंग और इसी की खोज की है। चलते हैं नेक्स्ट। ये हुआ वैज्ञानिकों का प्रयोग। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, क्वांटम नियमों के अनुसार व्यवहार कर सकता है। उन्होंने बताया एक जोस-फोनसन जो जंक्शन है नामक उपकरण, ये उपकरण 2 सुपर कंडक्टर जो कि अत्यधिक चालक पदार्थ से बने होते हैं, जिनके बीच एक बहुत पतली परत रखी होती है। यह परत खुद बिजली नहीं चलाती, फिर भी दोनों सुपर कंडक्टर जुड़े रहते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन टनलिंग कहते हैं, यानी बिजली बिना वोल्टेज के बहने लगती है। मैंने आपको बताया था जब आपको नोबेल प्राइज पढ़ाया था फिजिक्स का कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। 2 सुपर कंडक्टर के बीच एक पतली सी परत रख दी जाती है और जिससे कि सुपर कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्ट ना हो सके, उन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ना जा सके, इधर उधर ना जा सके। मीन्स ऐसा कि एक बीच में हमारी दीवार हो गई और हम कुछ चीज जो रोशनी है वो छोड़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं जा पाती। लेकिन क्वांटम में ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया है कि वो जो पतली हमारी बीच में परत रखी गई है, जो सुपर कंडक्टर है उनके इलेक्ट्रॉन उसे पार कर जाते हैं और दूसरी तरफ वो चले जाते हैं। उसे ही क्वांटम टनलिंग कहते हैं और इसकी खोज की गई क्वांटम में। तो ये इसके बारे में था। काम कैसे करते हैं कि सामान्य तार बिजली बहने के लिए वोल्टेज चाहिए, लेकिन पर सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बिना प्रतिरोध के बहते हैं। ऐसा क्वांटम में कहा गया है कि जो जैसे फोन्स है जंक्शन में इलेक्ट्रॉन दीवार के पार टनलिंग करके जाते हैं। इससे वैज्ञानिक यह साबित कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी क्वांटम तरीके से काम कर सकता है। तो ये इसका और इसकी खोज के परिणाम क्या हुए कि यह प्रयोग क्वांटम मैकेनिज्म को इलेक्ट्रिकल जो सर्किट में लागू करने का रास्ता खोलता है। इससे बने क्वांटम सेंसर्स और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो होते हैं वो भविष्य के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव रखेंगे। यह समझने में मदद करता है कि सूक्ष्म जो स्तर पर इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा कैसे व्यवहार करती है। इसके बाद व्यवहारिक देखेंगे, जिसके व्यवहारिक उपयोग क्या क्या है। तो ये सर्किट जो है क्यूबिट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो सुपर फास्ट हमारे कंप्यूटिंग संभव बनाते हैं। इसी के साथ जो क्वांटम सेंसर्स हैं अति सटीक माप के लिए, जैसे दिमाग की विद्युत गतिविधियां या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगे मापने में भी इसका काम होगा। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा कि भविष्य के जो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिस्टर है और बिना ऊर्जा नुकसान वाले सर्किट के लिए आधार होंगे। ये हमारा हुआ जो कि नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। अब देखेंगे कि हमारा जो
हमारा फिजियोलॉजी है, मेडिसिन के क्षेत्र में किस किस को नोबेल प्राइज दिए गए थे। हमने फिजिक्स में देखा, अब देखते हैं हमारा फिजियोलॉजी में या फिर मेडिसिन में। तो ये भी 3 लोगों को दिया गया था, मैरी बर्नसले, फ्रेड रैंडेल को और शिंजो साकागुची को। इन्होंने यह पुरस्कार रोग प्रतिरोधक प्रणाली के नियंत्रण के पर उनके शोध के लिए दिया गया था। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके शोध के लिए इन्हें यह प्राइज दिया गया था। इन खोज से कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के इलाज में नई संभावनाएं खुलेगी। ये क्लासेस मैंने पहले करा दी है, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां जाकर इन्हें देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद चलते हैं कि नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में वो किसे दिया गया था। तो हंगरी के जो लेखक थे वो थे लांसजुलो क्रोन्सहोकोई, इनको दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये हुआ। फिर चलते हैं जो मासाकी काशिवारा है, इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है, जो किसमें दिया जाता है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है। तो देखेंगे यह पुरस्कार उन्हें एल्जेब्रिक जो एनालिसिस है और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में किए गए मौलिक एवं गहन योगदान के लिए दिया गया है। इनके काम में डी मॉड्यूल्स का विकास, क्रिस्टल बेसिस की खोज और विश्लेषण बीजगणित के रूप में सेतु बनाने के लिए परिणाम में दिया गया है। इनका किस लिए दिया गया है, तो इनका प्राइज दिया गया है एबल पुरस्कार में। किसको दिया गया है, मासाकी काशिवारा को मैथमेटिक्स में दिया गया है। एबल पुरस्कार जो है कब शुरू हुए थे, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1909 में हुई थी। आप ध्यान रखें, नोबेल प्राइज 1901 में दिए गए थे, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने गणित के लिए कोई पुरस्कार शामिल नहीं किया था। इस कारण गणितज्ञों के उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए नॉर्वे की सरकार ने एक अलग जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया, जिसे कहा गया एबल पुरस्कार। किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। इसका नाम रखा गया नील्स हर्निक एबल के नाम पर, जो नॉर्वे के महान गणितज्ञ थे और जिन्होंने बीजगणित में गहरा सिद्धांत दिया था। कब शुरू हुआ, तो यह हुआ था 2001 में, नॉर्वे की संसद ने इसे शुरू किया था। इससे पहली बार 2003 में प्रदान किया गया था, तब यह हर साल दिया जाता था। इसे गणित का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन कौन करते हैं, तो वो करते हैं नॉर्वे के राजा के द्वारा किया जाता है। यह वही स्थान है जहां नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाता है। बाकी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में, लेकिन सिर्फ एक ऐसा पुरस्कार है शांति पुरस्कार जो दिया जाता है कहां पे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और यहीं पर गणित का पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि एबल प्राइज कहा जाता है। कितनी धनराशि है इसके लिए, तो इसके लिए धनराशि है 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन जो कॉर्नर होती हैं वो दी जाती है, यानी लगभग 6 से 6.5 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर होती है। एबल पुरस्कार संचालन कौन करता है, तो आपको बताया था द नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, नॉर्वे विज्ञान और साहित्य एकेडमी द्वारा दिया जाता है। विजेताओं का चयन एबल जो कमेटी है वो करती है। 5 प्रमुख गणितज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। ये हुआ। चलते हैं, उद्देश्य क्या है कि जिससे कि गणित में असाधारण योगदान देने वाले वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। ये हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। कुछ सूचकांक आप देखेंगे कि भारत की किस सूचकांक में कौन सी स्थिति है। तो आप देखेंगे भूख सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट में 102वां स्थान है। उदाहरण के लिए जीएचआई 2024 में भारत का 105वां स्थान था। जीएचआई स्कोर के अनुसार भारत सीरियस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, पासपोर्ट पावर सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 77वां स्थान। कौन सा, 77वां स्थान है। इसके बाद देते हैं भ्रष्टाचार में, तो भ्रष्टाचार में भारत का कौन सा स्थान है, 96वां स्थान है, 96 प्लेस पर है। इसके बाद चलते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसमें भारत का 159 कौन सा है, प्लेस है, 169वां स्थान है। इसके बाद चलते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 130वें स्थान पर आती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। भारत का पहला पूर्णतः स्वनिर्मित 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो वो कहां पर किया गया, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 7 करोड़ नगद पुरस्कार की घोषणा किसने की है, तो वो की है दिल्ली सरकार ने। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि किसने की है, दिल्ली सरकार ने की है। भारत की पहली जो खनन पर्यटन परियोजना की घोषणा किसने की है, तो वो की है हेमंत सोरेन ने। किसने, हेमंत सोरेन ने, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री है।
बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। जो उत्तराखंड के हैं वो है पुष्कर सिंह जी। और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है वो है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवा से निष्कासित करने की घोषणा की है? तो वो की है मिग 29 को। मिग 21 को निष्कासित, जो रिटायरमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इसका 26 सितंबर को रिटायरमेंट किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिष्ठित सोवियत उत्पादन वाले लड़ाकू विमान मिग 21 को 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ हवाई अड्डे जो में एक विदाई समारोह के माध्यम से सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया। 62 वर्षों तक इसने अपना कार्य किया। पहली बार 1963 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ और 1971 में इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत ही बहादुरी से इस विमान ने अपना कार्य किया और बहुत ही विश्वास के लायक था। विदाई समारोह में मिग 21 का एयर फाइलिंग, वाटर कैनन, सलामी और विशिष्ट जो स्क्वाड्रन नंबर थे 23 की आखिरी सोर्टी शामिल की गई थी। ये इसके बारे में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, वर्ष 2027 में किस देश के अधीन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन किया गया? तो किसके उसमें किया गया? तो ये किया गया था हमारा रूस में, रूसीय संघ में। देखते हैं थोड़ा सा। संघाई कोऑपरेशन एससीओ ये किया गया था चाइना में। कहां पर किया गया था? चाइना में। मैंने आपको बताया भी था कि चाइना में कहां पर रूस के राष्ट्रपति आए हुए थे और चाइना के राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग और भारत से गए हुए थे हमारे नरेंद्र मोदी। तो आइए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक यूरेशिया क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसे 15 जून 2001 को चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले यह संघाई 5 नामक समूह के रूप में 1996 में शुरू हुआ था। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए। 2017 में कौन हुआ? भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य मिले। 2023 में ईरान को और 2024 में बेलारूस को इसका सदस्य बनाया गया। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। चुनावी अध्यक्षता की देखेंगे तो एससीओ की अध्यक्षता एससीओ जो चेयर होते हैं आमतौर पर 1 वर्ष के लिए सदस्य देश द्वारा ली जाती है। उस वर्ष उस देश की मेजबानी में शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो एससीओ का अभी आपको पता है कि चाइना में हुआ था इसका संगठन। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है। यदि पिछले रोटेशन पैटर्न को देखें तो 2026 के लिए रूस को और किसी अन्य सदस्य देश की अध्यक्षता प्रस्तावित की थी। चूंकि आपने पूछा है 2027 में, तो जानेंगे कि 2027 में कौन करेगा? रूसी संघ करेगा। कौन करेगा? रूसी संघ करेगा। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। आई होप आपको ये समझ आई होंगी। मैंने जितनी भी कोशिश हो सकती पूरे अच्छे तरीके से आपको ये बताई है और साथ ही साथ ये आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट बने, इस तरह से इन्हें मैंने मैनेज किया है कि आपको द हिंदू की न्यूज भी मिले, साथ ही साथ करंट अफेयर की जो पहला रिवीजन है वो भी हो जाए और जो अभी की करंट अफेयर की न्यूज होती है उन्हें भी क्वेश्चन फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आप इन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से लर्न करते हुए चले। और इसके साथ में अब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टेट, उसके बाद देखेंगे हम पॉलिटी का पोर्शन जिसमें आज हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे। इसे देखने के बाद आप उन क्लासेस को जरूर देखें। आई होप आपके अच्छी लगी होगी। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।